वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की ये वीडियो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर है, जो कि रीजनिंग के क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं। बेसिकली अगर आपका सीएचएसएल का एग्जाम है या फिर रेलवे का एग्जाम है स्टेज 2 के लिए, तो ये क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो यहाँ पर टाइप होंगे इनसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लोगो पर क्लिक करके आप अपडेट्स ले सकते हैं बेल आइकन पर। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट पूछें, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे एनालॉजी से आते हैं, जैसा कि एग्जाम्स में। तो ये अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो इनको कैसे सॉल्व करना होता है। ACE:GIK, उसके बाद में MOQ। तो MOQ का कोड क्या होगा, इन द सेम वे। तो यहाँ पर ध्यान देना, केवल आपको ACE के लिए कोड देखना होगा। तो यहाँ पर एक सिमिलरिटी देखनी होगी। देखो, A से G तक कैसे हम जाएंगे। देखो, पहले तो देखो A से B तक गए हैं, तो एक A से C तक जाने में B का गैप है, C से E तक जाने में D का गैप है, और ध्यान रखना G से I तक जाने में H का गैप है, और I से K तक जाने में J का गैप है। लेकिन यहाँ पर I से E के बाद अगर G तक जाते हैं तो E के बाद में क्या आता है, आपका F आता है, उसके बाद में G आ जाता है। तो मतलब सारे के सारे कनेक्टेड वर्ड हैं। तो अगर इन द सेम वे बात की जाए MOQ, तो इसमें हम क्या करेंगे। तो देखो, MOQ की अगर बात की जाए तो देखो, E के बाद में आपका G आ गया था, मतलब एक लेटर छोड़कर। तो Q के बाद में एक लेटर छोड़ दो, तो Q अगर मैं छोड़ता हूँ तो R छूटेगा, फिर Q के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर S आ जाएगा आपका। तो ध्यान रखना, MOQ अगर लिखा हुआ है तो पहला वर्ड मुझे पता चल जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका S। अब S के बाद में एक लेटर छोड़ देना है, T छोड़ देना है, यहाँ पर U लिखना है, U के बाद में B छोड़ना है, फिर W लिख देना है। तो हमारा कोड क्या हो जाएगा, SUW। क्योंकि यहाँ पर भी हो रहा है M, इसके बाद में N को छोड़ा गया है, O आया है, और फिर O के बाद में P छोड़ा गया है, फिर Q आ गया है। मतलब एक लेटर का गैप है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, SUW, और पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें भी सेम क्लासिफिकेशन का ही टाइप है ये। और आपसे पूछा गया है कि 3 ऑफ द वर्ड्स विल बी इन द सेम क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जो 4 वर्ड दिए हैं इसमें से 3 जो है वो सिमिलर होंगे, और कोई एक ऐसा होगा जो कि ऑड होगा। तो आपको ऑड नंबर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। अब देखो, इंच, ऑन्स, सेंटीमीटर और यार्ड। अब अगर मैं बात करूँ कि इंच की, सेंटीमीटर की, यार्ड की, तो यहाँ पर ये जो 3 वर्ड दिए हैं, फर्स्ट, इंच और सेंटीमीटर और यार्ड, ये तीनों वर्ड किस लिए मेजरमेंट के लिए होते हैं, ये लेंथ को मेजर करते हैं। और जो ऑन्स होता है ये किसको मेजर करता है, वेट को। तो ऑड हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बी। तो ये हमारा ऑड हो जाएगा, यही राइट आंसर होगा। इसको आपको बाहर करना होगा, इस ग्रुप को ये बिलोंग नहीं करता है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें कहा गया है 89:64। अब आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है। अब देखना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि ये क्या सिमिलरिटी यहाँ पर बन सकती है। अब देखो, 8 बनाने के लिए क्या करना है, 2 की पावर 3 कर दिया तो 8 बन गया, और फिर मैंने 3 का स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया, 9 बन गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो 4 कैसे बनेगा, 4 की पावर अगर मैं 3 करता हूँ, 4 इंटू 4 इंटू 4 3 टाइम्स, तो ये 64 हो गया। अब देखो सिमिलरिटी है, 2 3 4, देन क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। अब यहाँ पर क्यूब हुआ था फिर स्क्वायर, तो पहले क्यूब हुआ फिर स्क्वायर हो जाएगा। 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है 3 ऑफ द वर्ड्स विल बी इन द सेम क्लासिफिकेशन। मतलब कि यहाँ पर 3 वर्ड जो ऐसे हैं वो क्लासिफिकेशन सेम में है, लेकिन एक कोई ऐसा वर्ड होगा जो यहाँ पर ऑड होगा। तो वो कौन सा वर्ड है जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। अब बात की गई है टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन और कार। देखो, कार के ये सारे पार्ट होते हैं, टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन। तो कार क्या है, ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसलिए ये इस ग्रुप से बाहर हो जाएगा। और बाकी ऊपर 3 क्या है, ये इसके पार्ट्स हैं। तो इस वजह से ऑड क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा आपका कार। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, 5th में कहा गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पर 4 वर्ड ऐसे दिए हैं जिसमें से आपका कोई एक बाहर होगा वर्ड। तो देखो, न्यूज़पेपर क्या होता है, ये एक कलेक्शन होता है, इसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ होती है। आर्टिकल, अभी इसको छोड़ दो। अगर मैं जर्नल की बात करूं तो जनरल खाता बही होती है ना, तो उसमें भी बहुत सारे पेजेस होते हैं, बहुत सारा लेखा जोखा होता है। बुक होती है, उसमें भी बहुत सारे पेजेस होते हैं, तभी तो कलेक्शन ऑफ पेजेस ही तो हमारी बुक्स एक तरह से होती है। तो ये जो तीनों चीज़ें एक तरह से ग्रुप की बात करें। लेकिन आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल क्या होता है, एक सिंगल, एक लिखता नहीं, कॉलम है,
या फिर एक तरह से कथन होता है, किसी कोई भी एक स्टेटमेंट है, किसी के ऊपर कोई आर्टिकल आ गया, डीमोनेटाइजेशन के ऊपर आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो वो एक सिंगल छोटा सा पेज ही होता है, छोटा या बड़ा कितना बड़ा पेज हो सकता है, लेकिन एक वो सिंगल कथन होता है। लेकिन न्यूज़पेपर में कलेक्शन होता है, जर्नल में भी कलेक्शन, बुक में भी कलेक्शन। तो यहाँ से ऑड क्या होगा आपका, ऑड हो जाएगा इन द सेम वे आर्टिकल। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसमें कहा गया है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री रिस्पॉन्सेज। अब देखो तीन आपको सिमिलर होंगे, एक कोई अलग होगा। तो देखो 5 से 58 कैसे बन रहा है, अगर मैं बात करूँ 5 से 58 बनने के लिए 5 इंटू 10 कर दो, प्लस आप यहाँ पर 8 कर दो, कितना बन गया, 58 बन गया। फिर यहाँ पर 7 की बात की गई है। अब देखो 7 से 80 कैसे बना होगा, तो अगर मैं बात करूँ कि 7 की मल्टीप्लाई 10 में कर दूँ तो 70 हुआ, प्लस इसमें 10 जोड़ दो, कितना हो गया, ये 80 बन गया। फिर ये 8 की बात हो रही है, 8 से 90 कैसे बना होगा, अब 8 से 10 की मल्टीप्लाई कर दो, प्लस क्या कर दो, नेक्स्ट 10 जोड़ दो, यहाँ पर आपका 80 बन गया। अभी जो लिखा हुआ उसकी हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब 6 से 69 कैसे बना होगा, 6 से 69 बना होगा, 6 से 10 की मल्टीप्लाई की तो ये 60 हुआ, 60 में 9 मैंने जोड़ दिया, कितना हो गया, 69। अब ध्यान रखना 5 6 7 8 मतलब कि सिमिलर वर्ड मिल गए, पहला 5 है, उसके बाद में 6, फिर 7, फिर 8, एक सिमिलरिटी हमने बना ली। तो पहले 10 से मल्टीप्लाई सब में हो रही है, कोई बात नहीं, 5 से 10 की मल्टीप्लाई हुई, फिर 8 जोड़ के 58 लिख दिया। फिर 6 में हमने 10 से मल्टीप्लाई की और 9 जोड़ दिया। 7 में 10 से मल्टीप्लाई की और 10 जोड़ दिया, पहले 8 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा। अब इसके बाद 8 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 10 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर हम 11 जोड़ेंगे। तो 8 में 10 की मल्टीप्लाई की 80 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 90 था, आई थिंक ये 90 भी दिया हुआ है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। अब 8 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 80, 80 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 91। तो करेक्ट हमारा 91 होना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन दिया कितना है, 90 दिया हुआ है। इस वजह से ऑड की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सी जो है वो आपका ऑड हो जाएगा, क्योंकि 8 टू 90 ना होकर 8 टू 91 होगा वहां पर। आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 7 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विच वन सेट ऑफ लेटर्स व्हेन sequentially placed at a gaps in the given letter series shall complete it। मतलब कि ABCD के फॉर्मेट में आपको कुछ सीरीज दी हुई है और आपको कंप्लीट करना है नीचे से कोई एक ग्रुप पिक करके। अब इस तरह के क्वेश्चंस के मैं कंप्लीट सेट भी बनाऊंगा, लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन आया तो इसको शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, एक कोई भी पैटर्न देख लो 3 वर्ड का। अब देखो BCA, मुझे पता चल गया कि BCA का एक पैटर्न यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हर जगह यही पैटर्न यूज होगा। तो पहले BC लिखा है, उसके बाद में गैप है, फिर BCA लिखा हुआ है, फिर एक गैप है, फिर CAB लिखा है, फिर गैप है, फिर AB लिखा है, फिर गैप है, फिर A है, फिर CA है। अब ध्यान रखना है कि BCA एक साथ आएगा, तो BC इधर आ गया तो इधर क्या A आ गया, तो हमने यहाँ पर A भर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, B लिखा हुआ है तो यहाँ पर C आ जाएगा, तभी BCA फुलफिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर CA लिखा है तो यहाँ पर B आ जाएगा, तो ये भी फुलफिल हो गया। अब देखो BCA लिखा हुआ है तो यहाँ पर केवल CA लिखा हुआ है, तो C से पहले B बना दो, तो BCA गैप आपका 100% फुलफिल हो गया। अब देखो BCA, अब यहाँ पर B लिखा हुआ है तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट C आ जाएगा, तभी तो ये फुलफिल हो जाएगा। तो क्या आपने ऑर्डर फिल किया, A B C C B, ये आपने फुलफिल यहाँ पर किया, तो A B डबल C B, आपका ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर 8। इसमें कहा गया है कि एक सीरीज दी है और एक टर्म मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करना है। इन दिस क्वेश्चंस अ सीरीज इज गिवन विद वन टर्म मिसिंग, कोई एक टर्म मिस है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। अब देख लो 3 9 6 36 और 30, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये सीरीज थोड़ी सी, रीजनिंग में जो सीरीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से अलग तरह के होते हैं, ठीक है। अब 3 से 9 कैसे बना है, 3 का स्क्वायर एक तरह से हो रहा है ना, 3 से अगर मैं 9 बना रहा हूँ तो मैंने क्या करा, 3 का स्क्वायर कर दिया, 9 बन गया। अब 6 से 36 बना रहा हूँ तो क्या कर दिया, 6 का स्क्वायर कर दिया, ये 36 आ गया। देखना प्रीवियस वैल्यू से फॉर्मेशन हो रहा है, 3 से 9 का फॉर्मेशन हुआ, 6 से 36 का फॉर्मेशन हुआ। इन द सेम वे 30 से किसका फॉर्मेशन होगा, 30 के स्क्वायर का। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900। तो हम कह सकते हैं 900 का फॉर्मेशन प्रीवियस वैल्यू से हुआ है। तो यहाँ से हमारा अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, 900। और देखो आपको ऑप्शन में भी है, मैच कर जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। अब लिखा है DKY FJW, तो यहाँ पर इनको नोट डाउन कर लो, DKY, FJW, HIU और JHS, और नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट वाला टर्म होगा। अब देखो DKY लिखा हुआ है, तो देखो D से बात की जाए तो D, E का गैप होता है DEF, F के बाद में G का गैप होता है H,
फिर एच के बाद में आई और जे। तो अब मुझे पता चल गया कि जे के बाद में के का गैप होगा, एल से नंबर आपका स्टार्ट होगा। अब देखो ऊपर के दोनों इलिमिनेट हो गए और यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब एल ये आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, के है, फिर जे है, फिर आई है, फिर एच। अब देखो एच आई, सेकेंड लेटर केवल बात कर रहा हूँ मिडिल वाले की, एच आई, आई से जे, जे से के। तो मुझे पता चल गया कि पीछे कोई नंबर रहा होगा तो उससे आपका जे ओरिजिनेट हुआ, एच ओरिजिनेट हुआ होगा। तो वो नंबर कौन सा होगा, जी होगा। तो जी से एच आया होगा, तो यहाँ पर आपका जी आ गया। अब एल जी एक साथ हो गया। अब ऑप्शन देख लो, एल जी क्यू, एल एफ क्यू। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिमिलरिटी के क्वेश्चन हम ऑप्शन देखकर भी सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, बाकी हम ऑप्शन को पिक कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया ए मैन सेड टू अ वुमेन, एक कोई भी मेल पर्सन है और ये किसी फीमेल पर्सन मतलब कि किसी वुमेन को कुछ कहता है। अब क्या कहता है समझते हैं। इसमें कहता है द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर। योर ब्रदर मतलब कि वुमेन के लिए पॉइंट आउट कर रहा है। तो सपोज कर दिया कि वुमेन यहाँ पर है, ठीक है, ये क्या है, वुमेन है। अब कहा गया द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर, तो वुमेन का ब्रदर कोई यहाँ पर होगा मेल पर्सन, और इसका ओनली सन, तो ओनली सन तो नीचे आ जाएगा। तो ओनली सन मतलब कि केवल एक मेल पर्सन, ये मैंने ओनली सन बना दिया। अब ओनली सन है कौन, ये है इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन सेड टू अ वुमेन द ओनली सन ऑफ योर ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। ठीक है, ब्रदर ऑफ माई वाइफ, यहाँ पर वाइफ कर लीजिएगा, ब्रदर ऑफ माई वाइफ। हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू द वाइफ ऑफ दैट मैन। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर जो ये सन है ये कौन होगा, कि जो भी ये मेल मैन है इसकी वाइफ होगी ये, तो ये फीमेल। अब इस वाइफ का ब्रदर है, ठीक है, तो ब्रदर को रिलेशन इस तरह से दिखा दिया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन, मतलब कि ये आपका ये पोर्शन है और ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन पूछा गया कि रिलेशन क्या बनेगा। अब ध्यान रखना कि ये मैन था, इसकी वाइफ थी, और ये वाइफ के फादर यही तो हो जाएंगे, क्योंकि वाइफ का भाई और उसके फादर, तो मतलब कि वाइफ के फादर हो गए, और वाइफ के फादर मतलब कि इस फीमेल लेडी जो है इसके फादर और फादर की सिस्टर, मतलब कि एक तरह से अगर हिंदी के रिलेशन में बात करें तो ये इस महिला के लिए इसकी बुआ हो जाएंगी। और तो इस हस्बैंड के साथ क्या रिलेशन बनेगा, तो देखो अगर मैं इस मैन का रिलेशन इस पर्सन के साथ निकालूं तो ये इसके ससुर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी बहन, ठीक है, वो कौन हो जाएंगी, आंट हो जाएंगी। ठीक है, मतलब इनकी भी बुआ जी लगेंगी, और बुआ जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, ऑन्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंट। आप फैमिली ट्री जब भी सॉल्व करें तो थोड़े से रिलेशंस अपने ऊपर भी बना लिया करें, आसानी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब मैन की वाइफ और वाइफ की बुआ जी हैं तो डेफिनेटली इनकी भी बुआ जी होंगी इस पर्सन की। अब इन पर्सन की बुआ जी होंगी तो इंग्लिश में क्या रिलेशन कहेंगे, उसको आंट कहेंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर, इसमें कहा गया है इन दिस क्वेश्चन विच ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी अ मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब यहाँ आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर बनाना है। मीनिंगफुल ऑर्डर के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, आप उसको देख लेना। सीक्वेंस ऑफ जो वर्ड हैं उनको हमने सीक्वेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फीडबैक, टीच, रीटीच, प्लान और रीप्लान। तो सबसे पहला वर्ड आपका क्या आएगा, प्लान। सबसे पहले आप प्लान करेंगे, उसके बाद आप टीच करेंगे, मतलब कि पहले प्लानिंग करेंगे फिर टीचिंग करेंगे, फिर क्या है, फीडबैक आपको मिलेगा। ठीक है, अब फीडबैक के बाद में दो वर्ड आपके और बचते हैं। देखो आपने क्या प्लानिंग को फुलफिल कर लिया, प्लान हो गया, टीच हो गया और फीडबैक हो गया। अब रीटीच और रीप्लान का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके बाद में फीडबैक के बाद में क्या आएगा आपका, रीप्लान, और उसके बाद में क्या आ जाएगा, रीटीच। ये करेक्ट ऑर्डर आपका बनेगा अगर इन 5 वर्ड की मैं बात करूं तब। अब इनको नंबर वाइज अगर मैं रखता हूं तो क्या बन जाएगा हमारा, ये एक तरह से 4 2 1 5 3। तो देखो 4 2 1 5 3 ऑप्शन नंबर डी आपको दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद टीचिंग, फिर फीडबैक। अगर फीडबैक गलत आया तो फिर से रीप्लान करेंगे, फिर रीटीच करेंगे। एक और यहाँ पर दिया हुआ सेंडिंग, इनकोडिंग, रिसीविंग, डिकोडिंग, केवल 4 वर्ड दिए हैं। अब देखो 4 वर्ड दिए हैं, यहाँ पर किसी मैसेज को सेंड करने की बात की जा रही है, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में मैं आपको बताना चाहूँगा। इनकोडिंग का मतलब होता है इनक्रिप्शन, किसी भी मैसेज को इनकोड करना। तो सबसे पहले क्या होगा, इनकोड होगा। जैसे आपने इनकोडिंग की उसके बाद में आप मैसेज को क्या करेंगे, सेंड कर देंगे, सेंडिंग हो गया। अब सेंडिंग होने के बाद में जब रिसीवर एंड पर मैसेज जाएगा तो क्या होगा, ये रिसीव होगा, और रिसीव होने के बाद में रिसीवर फिर क्या करेगा, इसको डिकोड करेगा, तो फिर डिकोडिंग होगा। तो अल्टीमेटली सबसे पहले इनकोडिंग, सेंडिंग, रिसीविंग
और डिकोडिंग, ये आपका प्रॉपर ऑर्डर फॉलो होगा। तो क्या बन जाएगा 2 1 3 4। अब यहाँ पर देख लो क्या है 2 1 3 4, ऑप्शन बी राइट आंसर यही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, इसमें लिखा है इन दिस क्वेश्चन सेलेक्टिंग द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस, मतलब कि इस टेबल में से आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं तो ये कंप्लीटली आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कितनी फास्ट सोच सकते हैं। तो कभी भी अगर मैट्रिक्स आया तो इसमें आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन करके कुछ ना कुछ कर लेना। अब देखो 21 दिया हुआ है, अब इसमें 5 दिया है, 6 दिया है, 96 है, तो मैं क्या करूँगा 21 माइनस 5 करूँगा और इंटू 6 कर दूंगा, तो मुझे ये वाला नंबर क्या मिल रहा है देखते हैं। 21 माइनस 5 16 हुआ, 16 इंटू 6 96 मिल गया, तो मतलब ये ऑर्डर हो सकता है। तो मैं देखूंगा 32 में से 7 को पहले लेस करूंगा और फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 32 में से 7 को हटाया 25 बचा, 25 इंटू 4 कितना कर दिया 100, मतलब कि ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो गई। तो इन द सेम वे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x मान लेंगे, इसको x माइनस 3 करेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6 से कर देंगे, तो ये 132 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x माइनस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 132 डिवाइड बाई 6, और 6 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 बार 22 बार जाएगा। तो x माइनस 3 की वैल्यू अगर आपकी 22 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 उधर जाके प्लस हो जाएंगे, 22 और 3 कितना हो गया 25, मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर आपका 25 भरा जाएगा। तो अब राइट आंसर देख लो, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं नंबर 14। इसमें कहा गया है कि इन दिस क्वेश्चन सम इक्वेशंस आर सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, ऑन द सेम बेसिस फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर द अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। मतलब कि यहाँ पर एक पैटर्न दिया हुआ है, एक ये पैटर्न दिया है, उसके बाद ये पैटर्न दिया है, इन्हीं दोनों पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको इस पैटर्न का आंसर देना है। बहुत आसान होते हैं ये क्वेश्चन। 5 इंटू 6 इंटू 4, इसको लिखा जाता है 4 5 6। तो देखो अभी मैं इस राइट साइड वाले को नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख के बताऊंगा कैसे 4 5 6 आया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि 5 इंटू 6 है, इसको एज इट इज़ यहाँ पर यूज़ कर लिया 5 और 6 को, और ये 4 था, ये हमारा फर्स्ट नंबर बन गया, तो 4 5 6 आपका आ गया। रीजनिंग है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है, कुछ सिमिलरिटीज़ भी फॉलो होती हैं। 3 इंटू 6 इंटू 5 है, अगर मुझे इसको बनाना है तो सबसे पहले 3 और 6 को आप इधर ले जाओ, 3 और 6 इधर आ गया, तो मतलब कि डायरेक्ट मैं डिजिट की फॉर्मेट में इसको लिखूंगा 3 और 6। अब देखो 5 है तो आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 3 6 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ 4 इंटू 8 इंटू 7, इसको मुझे क्या लिखना है, तो पहली दो डिजिट हमारी इधर आ गई 48, और 7 आपका पहली डिजिट हो जाएगी, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ गया 7 4 8, आपका ऑप्शन नंबर 1 ये राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है आपको। इसमें लिखा है इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, ये रैंकिंग एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन बेसिकली है। इसमें कहा गया है इन अ रो ऑफ क्वेश्चन ए इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन ए इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 5th फ्रॉम द राइट, एंड व्हेन ए एंड बी इंटरचेंज देयर पोजीशंस ए विल बी 18th फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट विल बी द बीज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रो है जिसके अंदर कुछ चिल्ड्रंस बैठेंगे, ए की पोजीशन दी है 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब कि लेफ्ट साइड से 9th पोजीशन दी है, और बी की दी गई है कि राइट साइड से 5th पोजीशन। फिर कहा गया कि ए और बी जो है वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। तो आपको बताना है कि ए जो है जैसे ही पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो ए की जो पोजीशन है वो 18 हो जाती है लेफ्ट हैंड से, फिर आपको बी की पोजीशन बतानी है राइट हैंड से। कभी क्वेश्चन इस सेम पैटर्न में पूछ लेता है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो हम सारी चीज़ें इसमें फाइंड आउट करेंगे और आपको तरीका भी बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में हमें कैसे सॉल्व करना होता है। अब देखो किसी एक रो की बात हो रही है, तो मैंने ये रो बना दी। अब इस रो का ये लेफ्ट हैंड है, बहुत ध्यान से देखना, ये राइट हैंड है। अब इसमें कहा गया है कि एक रो के अंदर ए जो है वो 9th है लेफ्ट साइड से, तो यहाँ कहीं पर मैंने 9th बना दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ए जो है वो 9th हो गया लेफ्ट साइड से, ठीक है। फिर कहा गया है कि बी जो है 5th है राइट साइड से, राइट साइड से मैंने बी को बना दिया यहाँ पर, अब बी हो गया 5th, ठीक है। अब देखो इसमें कहा गया है कि जब इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज होती है तो ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। अब इस बी वाली जगह पर ए डैश या ए वन आ गया और इस ए की जगह पर बी डैश आ गया। अब पोजीशन इंटरचेंज हो गई। अब जैसे ही पोजीशन इंटरचेंज हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि ए विल बी 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब कि लेफ्ट हैंड से क्या हो जाएगा 18th पोजीशन हो जाएगी किसकी, ए की। तो अब ए की पोजीशन यहाँ से देख लो, ये वाली जो पोजीशन है ना, ये कितनी हो जाएगी 18th हो गई है अब लेफ्ट हैंड से, ठीक है।
अब ए की जो नई पोजीशन है 18th हो गई है, और एक पुरानी पोजीशन हमें पता है 5th है राइट हैंड से, क्योंकि बी की जगह पर ए आ गया ना, तो आपकी एक ये भी तो पोजीशन बन जाएगी। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, अब मुझे ए की दोनों पोजीशन पता चल गई, ए की लेफ्ट साइड से 18 है और ए की राइट साइड से जो बी वाली पोजीशन हो जाएगी तो 5th हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दोनों पोजीशन पता चल गई। तो टोटल अगर कभी आपको निकालना है तो टोटल निकालने का फॉर्मूला होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ से लेफ्ट पोजीशन कितनी है 18 है, और राइट कितनी है 5 माइनस 1, 18 5 23 में से एक गया, कितना बचा 22। तो टोटल मुझे पता चल गया कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट होंगे, टोटल स्ट्रेंथ हो गई 22। अब आपको टोटल पता चल गया। अब बी की पोजीशन राइट एंड से पूछा जा रही है, तो अब देखो बी की पोजीशन आप ये मान लो कि अभी बी की पोजीशन हमें क्या पता है, बी की लेफ्ट साइड से पोजीशन 9th है, ये मुझे पता है। तो बी की पोजीशन जो है लेफ्ट साइड से वो कितनी है, ये है 9th, और मुझे टोटल भी पता चल गया कि कितना है, टोटल 22। तो मैं राइट साइड से निकाल सकता हूँ ना, सेम फार्मूले में आप भर दो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, जो टोटल का फार्मूला होता है ये वाला। तो इसमें राइट निकालना है, तो राइट क्या हो जाएगा, राइट इक्वल्स हो जाएगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये हो जाएगा। टोटल 22 है, लेफ्ट से पोजीशन 9 दी है प्लस 1, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 14 रिजल्ट हमारा आ जाएगा कि राइट साइड से बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को पॉज करें, फिर से रिवर्स करें, तब आपको ये बेटर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 16 नंबर के क्वेश्चन को अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा गया है कि मद्रास को लिखा जाता है DAMSAR, मतलब कि ये रिपीटेड कोडिंग है, मतलब कि सेम लेटर की कोडिंग हो रही है। तो ध्यान दो यहाँ पर MADRAS, इसको क्या लिखा जाता है DAM और SAR, ये लिखा जाता है। तो देखो M और D और इधर एक ऐसा पैटर्न बन रहा है ये वाला। तो ये देखो MAD जो था इसको क्या है, D इधर आ गया आपका, A एज इट इज़ रहा, M इधर आ गया, तो यही तो लिख दिया मैंने। तो यही यहाँ पर भी हो रहा है, A एज इट इज़ है, R इधर, S इधर। तो इन द सेम वे MUM और BAI, इसको हम क्या लिखेंगे, M इधर आ जाएगा और ये वाला M इधर और ये इधर, तो MUM एक साथ हो गया। अब I इधर आ गया, B इधर आ गया और A इधर आ गया। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, MUMIAB, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो MUMIAB ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन है, अब ये डायरेक्शन एंड सेंस का क्वेश्चन है, तो ऐसा आ सकता है, तो इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि वरुण जो है ट्रेवल करता है 8 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। एक बार आप डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये होती है यूनिवर्सल डायरेक्शन। वरुण ट्रेवलिंग करता है 8 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ साइड में, तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, नॉर्थ की ओर ये गया 8 किलोमीटर। फिर क्या हुआ कि टर्न लेफ्ट ले लेता है, यहाँ पहुँचकर उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न इस साइड में होगा, और 3 किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया, कुछ वो इस पोजीशन पर पहुंचा। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद में उसने क्या किया कि राइट टर्न ले लिया और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। तो यहाँ पर ऊपर जाकर उसने 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय करके इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंचा, इसके बाद में उसने फिर से एक टर्न लिया राइट साइड में, और फिर वो 3 किलोमीटर गया। तो राइट साइड में फिर से एक टर्न लेकर 3 किलोमीटर ट्रेवल करके इस पॉइंट पे पहुंच गया। फिर पूछा जा रहा है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो बहुत आसान है, ये 8 है। अब देखो ये अगर 4 है तो ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन रही है ना, तो ये भी 4 हो जाएगी, 8 और 4 को आप ऐड कर दो, तो ये कितनी आ गई 12। ऑप्शन देख लो बी आपको मिल जाएगा राइट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सैलोगिज्म का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान होते हैं क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि नो मोबाइल इज़ अ वॉच, मतलब कि मोबाइल जो है वो वॉच से बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब कि इनके बीच में कोई लॉजिकल इंटरकनेक्शन नहीं है। फिर कहा गया ऑल वॉचेस आर कैलकुलेटर्स, मतलब सारी की सारी जो वॉच हैं वो आपकी क्या होंगी, वो कैलकुलेटर्स हैं। अब पहले कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो सैलोगिज्म जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे कि वेन डायग्राम से हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आप क्या करें, सैलोगिज्म की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर आप इन सारे बेसिक्स को सीख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत आसान लगेंगे आपको ये क्वेश्चन। फिर भी आप देख लें कि लॉजिकल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें लिखा है नो कैलकुलेटर आर मोबाइल्स। अब दोनों कंक्लूजन चेक करने हैं, फिर आपको रिजल्ट बताना है यहाँ से। नो कैलकुलेटर्स आर मोबाइल्स, अब देखो ये क्या है, आपका कैलकुलेटर है और ये आपका क्या है, मोबाइल है। अब मुझे ये पता है कि कैलकुलेटर मोबाइल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो ये क्या है, डाउटफुल सिचुएशन है। डाउटफुल सिचुएशन हमेशा आपकी अनफॉलो होती है। फिर दूसरा कहता है कि सम कैलकुलेटर्स आर मोबाइल्स, मतलब कि सम कैलकुलेटर आर मोबाइल्स। अब कैलकुलेटर और मोबाइल सेम केस यहाँ पर भी बन रहा है कि यहाँ पर अगर मैं
इस डायग्राम को फॉलो करूं तो ये नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको बना दूं मोबाइल को कवर करते हुए तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी हमारी डाउटफुल सिचुएशन है। जब कभी भी सिचुएशन डाउटफुल होती है तो उस केस में कंक्लूजन जो होता है वो अनफॉलो होता है। अब सिचुएशन आप ये सोचेंगे कि 100% डायग्राम नहीं है, ये बेस्ट पॉसिबल डायग्राम है, इसके कई सारे डायग्राम बन सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, जो लोग सोच रहे होंगे कि आपके इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरा एक सेंटेंस बन रहा है, देखो मोबाइल ये है और वॉच, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फिर कहा गया सारी की सारी वॉच कैलकुलेटर है, मैंने सारी वॉच को कैलकुलेटर बनाकर इस तरह से डायग्राम बना दिया। अब देखो नो कैलकुलेटर आर मोबाइल्स। अब इसमें देखो कैलकुलेटर और मोबाइल, अब यहाँ से तो आपका बन जाएगा कि आपने कुछ कैलकुलेटर जो है वो मोबाइल ले लिए। अब सम कैलकुलेटर आर मोबाइल्स, कैलकुलेटर मोबाइल्स भी हो रहे हैं, तो यहाँ से ये फुलफिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं होंगे। तो यही होता है कि पॉसिबिलिटी जब नहीं दी होती है तो हमें 100% कन्फर्म जो हमारे कंक्लूजन होते हैं उनको देखना होता है। जो चीज़ 100% कन्फर्म होगी उसको फॉलो करेंगे और बाकी को हम छोड़ देंगे। तो इस वजह से ये दोनों अनफॉलो हो गए। अब देखो एक रूल और कहता है कि अनफॉलो हो रहे हैं और सम और नो भी दिया हुआ है, तो सम और नो के साथ अगर दोनों अनफॉलो हो रहे हैं और यहाँ पर कैलकुलेटर कैलकुलेटर मोबाइल मोबाइल सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों सेम है, तो यहाँ पर आपका आइदर और की कंडीशन मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं ये। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, आइदर और होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये वीडियो अवेलेबल है सिलोगिज्म की। नंबर 19 की बात करें तो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें प्लस का मतलब माइनस होता है, मतलब कि आपको रिप्लेस करना है। अब देखो इनटू के प्लेस पर आपको यूज करना होगा डिवाइड, तो क्या हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 5। अब जहाँ पर डिवाइड लिखा है वहाँ पर आपको प्लस यूज करना है, तो +3। अब जहाँ पर माइनस लिखा है वहाँ पर मल्टीप्लाई यूज़ करना है, तो -2, और जहाँ पर प्लस लिखा है वहाँ पर माइनस यूज़ करना है, तो 3। अब देखो 5 से इसको डिवाइड करा, 2 बार गया, 3 और 2 की मल्टीप्लाई की 6 हुआ, प्लस एज इट इज़ लगा दिया यहाँ पर, -3 कर दिया। 6 में से 3 को घटाया, 3 बचा, 3 में 2 को जोड़ा, 5। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 5, और आपका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं बात करूँगा 20 क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है X and her grandfather differ in their ages by 50 years। मतलब देखो अब X और हर की बात हो रही है, तो X कौन है, ये फीमेल हो गया, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि X और उसके जो ग्रैंडफादर हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 50 साल का है। तो मैंने मान लिया कि जो ग्रैंडफादर की एज है वो कितनी है, बाई ईयर है। अब बाई ईयर है, अब इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 50 ईयर्स है। तो मैंने मान लिया x तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो बाई माइनस एक्स जो है वो कितना है, 50 ईयर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आप कहेंगे कि आपने बाई माइनस एक्स क्यों किया, एक्स क्यों माइनस बाई क्यों नहीं किया, क्योंकि कभी भी आप देखोगे ग्रैंडफादर की एज हमेशा ज़्यादा होगी उस अदर पर्सन की कंपेयर में, ठीक है। तो बाई हमेशा छोटा होगा, सॉरी एक्स जो है वो हमेशा छोटा होगा, बाई बड़ा होगा, इसलिए मैंने बाई में से एक्स को रिड्यूस किया है। अब बाई माइनस एक्स इक्वल टू 50 हो गया। अब ध्यान दो, सेकेंड इक्वेशन कहती है आफ्टर 6 ईयर्स, मतलब कि 6 साल के बाद, ठीक है। तो 6 साल के बाद दोनों 6 साल बड़े हो जाएंगे, तो ये क्या है, x + 6 हो जाएगा, और दूसरी एंटिटी क्या हो जाएगी, बाई + 6 हो जाएगी। तो 6 साल के बाद उनकी सम का जो है ना, सम दिया हुआ है उनकी एजेस का 152 है, तो मतलब इन दोनों को जोड़ दो और कितना हो जाएगा, 152। अब देखो x प्लस बाई, इसको मैं क्या लिखूंगा, बाई प्लस एक्स लिख लूँ, क्योंकि ऊपर बाई माइनस एक्स लिखा है। तो बाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, उधर जाकर 152 माइनस 12 हो गया, तो अल्टीमेटली कितना बन गया, 152 में से 12 को घटा दो, 140 बच गया। तो बाई प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 140 आ गई। अब ध्यान दो, यहाँ पर बहुत छोटी सी बात है, एक इक्वेशन बाई माइनस एक्स बराबर 50 दी है, दूसरी इक्वेशन बाई प्लस एक्स इक्वल टू 140 आ गई। अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, 2 बाई इक्वल टू 140 प्लस 50 कितना हो गया, 190। अब बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, ये 9 बार जाएगा 95, बाई की वैल्यू 95 आ गई। अब इस बाई की वैल्यू 95 आ गई, इक्वेशन 1 में रख दो। अब जैसे ही मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पर इम्प्लाइज करूँगा, तो बाई की वैल्यू 95 रख दूंगा, तो 95, अब एक्स को उधर ले जाओ, 50 को इधर ले जाओ, इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा अल्टीमेटली यहाँ पर 45। तो आपको एक्स की वैल्यू 45 मिल गई, बाई की वैल्यू 95 मिल गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 45, 95 वाला कोई एक आंसर होगा, ये आपको ऑप्शन डी मिल गया, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। दोस्तों इस तरह के रीजनिंग के बहुत सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो हमने इस प्लेलिस्ट में भी डाल रखी हैं, आप हमें ट्यूट कर सकते हैं एम करंट अफेयर्स पर, और
फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा। साथ में हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हुई है, तो currentaffairsfunda.com को आप ओपन करके बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो को फाइनली आप लाइक करें, सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।